नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश में महंगाई नहीं है, न दिखाई देती है, मगर गुजरात में गरबा महंगा हो रहा है। इस बार गरबा के पास पर जीएसटी की वसूली होने की खबर है। आज के दिव्य भास्कर में खबर छपी है कि गरबा के पास पर 18% की जीएसटी ली जा सकती है। गरबा कराने वाले एक आयोजक ने भास्कर से कहा है कि सरकार की सलाह पर इस बार जीएसटी के साथ डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। भास्कर को एक आयोजक ने बताया कि 2019 में लड़कों का गरबा का पास 3,500 रुपए का था, जो जीएसटी के बाद इस साल 4,838 रुपए का हो जाएगा। इसी तरह लड़कियों के पास का दाम भी जीएसटी के कारण 900 रुपए से बढ़कर 1,298 रुपए का हो जाएगा। भास्कर ने हिसाब लगाया है कि इस बार लड़कों को 81 लाख रुपए अपनी जेब से ज्यादा देना पड़ेगा और लड़कियों को 45 लाख से ज्यादा। गुजरात कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। यह खबर उन लोगों के लिए जरूरी है जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि भारत में महंगाई नहीं है। सारी दुनिया के अखबार महंगाई की खबरों से भरे पड़े हैं। किसी देश में 10% है तो कहीं 40% महंगाई है। भारत में सरकार कह रही है महंगाई नहीं है, मंदी नहीं है और रुपया भी कमजोर नहीं है। बीजेपी के सांसद और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा साधारण सांसद नहीं है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की है और आईआईटी दिल्ली से इंजीनियर है। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। शुक्र है कि जयंत सिन्हा जैसे पढ़े लिखे सांसद हैं, वरना आप इस भ्रम में रह जाते कि भारत में महंगाई बढ़ गई है। जयंत सिन्हा ने ही सबकी आंखें खोली हैं कि भारत में महंगाई कहीं नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप मान रहे हैं कि भारत में महंगाई नहीं है तो लगे हाथ इसे भी मान लीजिए जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने किया है। इसके पॉलिटिकल साइंस के एक छात्र को 100 में 151 नंबर आए हैं। जिसने भी 100 में 151 नंबर दिए हैं, केवल वही महान नहीं है, इतने नंबर लाने के बाद इस छात्र को फेल करने वाला भी महानतम है। इसी यूनिवर्सिटी में एक और छात्र है जिसे अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस ऑनर्स के पेपर में 0 आया है, लेकिन उसे पास कर दिया गया है। हम सभी ने जितनी मेहनत से शिक्षा का सत्यानाश किया है, उसका फल आने लगा है। यही हाल रहा तो जल्दी ही शिक्षा को खोजना पड़ेगा और वह भी महंगाई की तरह दिखाई नहीं देगी। हम नहीं जानते कि हार्वर्ड में कॉपी कौन चेक करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्वर्ड ने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को कॉपी चेक करने का ठेका दे दिया है। बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। सभापति महोदय जी, बहुत ध्यान से हम लोग बैठकर हम लोग साथीगण यहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से हम लोग इन सब बातों सुन रहे थे, लेकिन सब वक्ताओं को सुनकर मैं बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ेगा कि एक जब हम लोग बचपन में स्कूल में संत कबीर का एक दोहा हम लोगों को सिखाया जाता था, वही कबीर का दोहा मुझे भी अभी याद आ रहा है। और वो दोहा क्या है माननीय सदस्यगण? वो दोहा आपको याद होगा, आपने भी जरूर स्कूल में पढ़ा होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलवे कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। महंगाई देखने ये चले थे, महंगाई देखने ये चले थे, इन्हें महंगाई कहीं मिली नहीं। लेकिन अगर अपने अंदर देखेंगे तो वहां आपको दिखने को मिलेगा कि अगर हमें चिंता महंगाई की कहीं भी करनी है तो उनके राज्यों में करनी है। और ये सब मैं थोड़े विस्तृत रूप से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जयंत सिन्हा का कहना है कि महंगाई विपक्ष के राज्यों में है, विपक्ष को अपने राज्यों में ढूंढनी चाहिए। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने इसी 25 जुलाई को अपने जवाब में बताया है कि किस राज्य में महंगाई की दर कितनी है। इसके अनुसार किसी की भी सरकार हो, महंगाई की दरों में ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी राज्यों में हरियाणा में महंगाई की दर 8.08% है, मध्य प्रदेश में 7.7% है, गुजरात में 7.50% है, असम में 7.54% है, कर्नाटक में 6.20% है,
यूपी में 6.85% है और उत्तराखंड में 6.82%। गैर बीजेपी राज्यों में तेलंगाना में 10.05%, आंध्र प्रदेश में 8.63%, राजस्थान में 7.79%, झारखंड में 6.86% महंगाई है। विपक्षी राज्यों में तमिलनाडु में 5.8% और दिल्ली में 5.06% महंगाई है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वहां 0.60% महंगाई है। सदन में टमाटर, आलू और प्याज का उदाहरण दिया गया। कहा गया कि आज इनके भाव कम हो गए। जरूर कुछ सब्जियों के दाम कम हुए हैं, लेकिन क्या ये सस्ती कही जाएंगी? लंबे समय तक भाव आसमान छूते रहे। क्या सरकार का यही जवाब है कि जुलाई में महंगाई थी मगर अब कम हो गई है? तो क्या सरकार यह कह रही है कि जुलाई और जून में विपक्ष का सवाल ठीक था, अब ठीक नहीं है? हमने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की साइट पर जाकर चेक किया, जहां अखिल भारतीय कीमतों का औसत रहता है। इसके अनुसार आटे के भाव में एक साल में 18% की वृद्धि हुई है। गेहूं का दाम 21% बढ़ा है। क्या यह कम है? बेशक सब्जियों में से कुछ के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन तमाम सब्जियों में आप प्याज उठा लें और कहें कि दाम कम हो गया तो इसका कोई तुक नहीं। अगर आप गरीब की किसी थाली को देखिए, और ये सही है, शायद आपको वो गरीब की थाली नहीं नजर आती होगी, लेकिन आप मेरे साथ दौरा करें, आप में आए। झारखंड एक अति गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है। दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख लें, आप आटा का दाम देख लें, दूध का दाम देख लें, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं, साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। महंगाई पर सरकार का अतुल्य और अकल्पनीय कंट्रोल रहा है, ये कहते हैं। उनका कहना है कि अंडा, दूध, आटा, सबका दाम देख लीजिए। दूध का दाम एक साल में अगर महंगा नहीं हुआ है तो आप सभी को जयंत सिन्हा से माफी मांगनी चाहिए। जयंत सिन्हा ने तो यह भी कहा है कि 8 साल से कई चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं। हमारे पास 6 साल का डेटा है, उसी से देखते हैं कि 6 साल में कितना बदलाव हुआ है। इसके लिए हमने 2016, 17 और 18 के जवाबों का सहारा लिया जो मोदी सरकार ने लोकसभा में दिए हैं। इस जवाब से हमने 2016 की दरों और 2022 की दरों की तुलना की है, जानने के लिए कि 6 साल में आलू, टमाटर के दाम कितने बढ़े हैं। 2016 में आलू का भाव था 19 रुपए 28 पैसे किलो। 1 अगस्त 2022 को आलू का भाव है 26 रुपए 94 पैसे किलो। 6 साल में 39.72% दाम बढ़े हैं। यह आलू का रेट है, भालू का नहीं, चालू का भी नहीं। इसी तरह टमाटर का दाम देखिए, 2016 में टमाटर का भाव करीब 26 रुपए किलो था। 1 अगस्त 2022 का भाव है 33 रुपए 94 पैसे। 6 साल में 30% दाम बढ़ गए। प्याज इसी महीने सस्ता हुआ है, लेकिन 2016 की तुलना करेंगे तब प्याज करीब 16 रुपए किलो था। इस 1 अगस्त को 25 रुपए 45 पैसे किलो। 6 साल में 51% दाम बढ़ा है। तो इस तरह से 6 साल में टमाटर 30%, आलू करीब 40%, प्याज 51% महंगा हुआ है। आपको याद है ना, 4 दिसंबर 2019 को लोकसभा में किसी अन्य विषय पर चर्चा के दौरान प्याज के दाम की बात आ गई, तब वित्त मंत्री ने कह दिया कि वे तो प्याज ही ज्यादा नहीं खाती हैं। मार्च 2019 में प्याज 15 रुपए किलो था, जो 3 दिसंबर 2019 को 81 रुपए किलो हो गया था। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं।
जब जयंत जी को सूट करता है कह देते हैं महंगाई नहीं, जब वित्त मंत्री को सूट करता है कह देती हैं वे तो प्याज ही ज्यादा नहीं खाती हैं। संसद में बहस के दौरान महंगाई का अपना अपना संसार बना दिया गया है। सत्ता पक्ष ने यूपीए के समय की महंगाई को याद दिलाना शुरू कर दिया, अपने समय आज की महंगाई को कम बताने लगे। हमारे सहयोगी हबीब ने पटना में अंकित, रोहित, प्रिंस, प्रवीण जैसे युवाओं से बात की, पूछा कि सरकार कहती है कि महंगाई नहीं है, आप क्या कहते हैं? हम तो पटना में रहते हैं अकेले लॉज में, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, तेल हो, गैस हो, यहाँ तक कि आटा चावल सब कुछ का दाम हमको महंगा ही पड़ता था। आज से मात्र ज़्यादा नहीं 3 साल पहले घर से 4,500-5,000 रुपये आता था तो उसमें बहुत अच्छे से रह लेते थे, लेकिन अभी 7,000-6,000 रुपये भी कम पड़ जाते हैं। सब लोग गाली ही देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटो वाला भी, लेकिन किसी के पास बोलना नहीं है, बोल रहा है लोग कि सब तो गाली देता है, क्या बोलेंगे भैया। तो सरकार जो कह रही है कि सस्ता हुआ है, कुछ लोगों को सुविधा, सरकार कहने का साधन छोड़ ही कहाँ रही है? सरकार कहने का साधन छोड़े तब तो लोग कहीं कुछ कहे। जब मन करता है ये लोग इंटरनेट शट डाउन कर देगा, ठीक है, एक्ट ला दिया, उसके बाद से शट डाउन चालू कर रखा है। इधर अग्निपथ स्कीम के बारे में इतना हुआ ही था। दाम तो बहुत बढ़ा हुआ है, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। खाने पीने का तो ऐसा बढ़ा हुआ है कि तेल का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, खाने का तब सबका दाम बढ़ा, किसका दाम बोले घटा, सबका बढ़ा हुआ है। कोई चीज़ सर सस्ता नहीं है। आप ही देख लीजिए, उठाकर गैस का दाम बढ़ गया, खाने वाला तेल का दाम बढ़ गया, सैलरी 10 का 10 है, उसी में हम लोग को गुजारा करना पड़ रहा है कि एक बच्चा को हम लोग ठीक से पढ़ा नहीं सकते हैं। और आगे हम लोग क्या बोले सर, सरकार ये चीज़ नहीं देख रहा। जो सरकारी नौकरी करने वाले उन लोग को 34% डीए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइवेट जॉब वाला को कुछ नहीं बढ़ रहा है। सरकार तो कह रही है सस्ता हो गया, लोग कुछ नहीं हुआ है सर सस्ता। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब कोई जान रहा है कि आदमी का कमाई कम हो रहा, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। और इतना खर्चा आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी, आम आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब बताइए कहाँ खर्चा? सारा चीज़ तो महंगा होते जा रहा है। आदमी सोचा अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन आ रहा है? अच्छे दिन करते करते तो आदमी नीचे चल जा रहा है। आम आदमी कह रहा है कमाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। आम लोगों में से भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बातों में एक चीज कॉमन है, वे कह रहे हैं कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, कम होती जा रही है, दाम ही बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर जयंत सिन्हा कह सकते हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई दिखाई नहीं दे रही है, तो उनके इस जवाब को पूरे ब्रह्मांड में गुजा देना चाहिए। ये बात समझता है, आप समझ लिया आप महंगाई नहीं रही है क्योंकि महंगाई थी। महंगाई देखने ये चले थे, महंगाई देखने ये चले थे, इन्हें महंगाई कहीं मिली नहीं। कहीं आपको कटी पतंग का गाना तो याद नहीं आ गया? जब राजेश खन्ना ने पहाड़ों के बीच शर्मिला टैगोर को पुकारा था तो उनकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी। कहीं आप खुद को पूरा कागज को नहीं समझते जिसने जैसा चाहा आप पर लिख दिया। आप कितनी भी मेहनत कर लें, सरकार साबित कर देगी कि महंगाई नहीं है। 2016 से लेकर आज तक वनस्पति तेलों के दाम में 108% की वृद्धि हुई है। यह हम लोकसभा में सरकार के जवाब के आधार पर कह रहे हैं। उपभोक्ता मामलों की वेबसाइट पर 1 अगस्त 2022 के दिन जो रेट है उसी से तुलना करने के बाद कह रहे हैं 6 साल में आटा 37% महंगा हुआ है, करीब 25 रुपए किलो से बढ़कर करीब 35 रुपए किलो हो गया है। यह औसत दाम है। दूध करीब 30% महंगा हुआ है। खुली चाय पत्ती का दाम 42% बढ़ा है। पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इन चीजों के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। 30, 37, 42% की वृद्धि क्या मामूली है? क्या आप सभी की आमदनी में 6 साल में इतनी वृद्धि हुई है? खुद जयंत सिन्हा के संसदीय क्षेत्र हजारीबाग के लोग महंगाई महंगाई का जाप कर रहे हैं, मगर उनके सांसद को महंगाई दिखाई नहीं देती है। परेशानियाँ ये हैं कि हर दिन सामान का दाम लगभग रोजाना बढ़ रहा है। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है,
आज बाजार खरीदने के लिए तो ये रेट में मिला, कल जाएंगे तो कल वो रेट में मिलेगा, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा हम लोग किस रेट में बेचें। टमाटर का भी सेल एकदम नहीं है, मुश्किल से हम लोग दिन भर में 5 या 6 कैरेट बेच पाते हैं। पिछले साल था कि आदमी 10 या 15 कैरेट बेच पाते थे माल, और रेट पिछले बार रेट 40-50 का था, इस बार 25-30 है। जीएसटी से फायदा कहाँ से होगा? हम लोग तो बहुत छोटे दुकानदार हैं, हम लोग तो जीएसटी के अंदर आते भी नहीं है, फिर भी जो सामान में दाम बढ़ के आता है तो उसमें टैक्स लग के आता है, तो जीएसटी का तो थोड़ा सा उसके भी मूल्य वृद्धि का वो भी कारण है जिसमें जीएसटी है। महंगाई तो चरम सीमा पर पड़ा हुआ है। आज साल भर पहले हम लोग दूध वगैरह में देखिए कितना बढ़ापा आ गया है, पैकेट दूध में कितना बढ़ापा आ गया है, लूज दूध में बढ़ापा आ गया, चीनी में दुगना बढ़ापा आया है। हर चीज़ में तो दिन से दिन महंगाई बढ़ते ही जा रहा है। फॉर्च्यून एक हफ्ता पहले हम 15 दिन पहले लिए 310 रुपया पैकेट, अभी बीच में हम लेने गए 330 रुपया पैकेट हो गया। 20 रुपया 30 रुपया पर पैकेट में बढ़ेगा 10 किलो में, तो क्विंटल में क्या भागेगा, कहाँ रुकेगा कुछ लगता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिडिल क्लास आदमी हम लोग तो क्रश हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक जब खाने पीने के तेल के दाम बेतहाशा बढ़ने लगे, तब सरकार मानने लगी कि इनके दाम बढ़ रहे हैं, कहने लगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं इसलिए महंगाई है। लेकिन अब तो सीधे सीधे महंगाई को ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए से बढ़कर 1000 रुपया हो गया है। क्या यह महंगाई नहीं है? जयंत सिन्हा कम से कम प्रधानमंत्री के इस पुराने भाषण को ही याद कर लेते, जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय कारणों से महंगाई बढ़ने की बात स्वीकार कर रहे हैं। यह और बात है कि नेहरू का सहारा लेकर स्वीकार कर रहे हैं। यह बयान भी इसी साल फरवरी का है। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। तो क्या अब अंतर्राष्ट्रीय कारणों का हवाला नहीं दिया जाएगा? क्या उनका असर बंद हो चुका है? इसी 8 जून को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि महंगाई बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। अगर मुद्रास्फीति नहीं बढ़ रही थी, रुपया नहीं गिर रहा था, फिर रिजर्व बैंक डॉलर क्यों खरीद रहा है, ब्याज दरें क्यों बढ़ा रहा है? कागज पर ही सही, रिजर्व बैंक के फैसलों को सरकार का नहीं माना जाता, उसका अपना स्वायत्त फैसला होता है। रिजर्व बैंक का काम है कि वह मुद्रास्फीति की दरों को 4 से 6% के बीच रखे, लेकिन महंगाई की दरें 7% तक चली गई, 7.03% हो गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर के कई बयान मिल जाएंगे कि अगले 6 महीने तक महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है, और सरकार स्वीकार करने के बजाय महंगाई को ही रिजेक्ट कर देती है। Inflation has steeply increased much beyond the upper tolerance level. A large part of the rise in inflation is primarily attributed to a series of supply shocks which can be linked to the war.
In these circumstances, we have started a gradual and orderly withdrawal of extraordinary accommodation instituted during the pandemic, that is the COVID-19 pandemic. क्या दुनिया भर में चल रही मंदी के कारण तमाम एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ रेट में कटौती नहीं की? अगर ऐसा है तब तो भारत में नौकरी मिलने और सैलरी बढ़ने के आंकड़ों की भरमार हो जानी चाहिए। भारत की एयरलाइन कंपनियां घाटे में चल रही हैं, अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस पर लेख लिखा है अंग्रेजी में। प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि बिजली की कंपनियों पर राज्यों का 2.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। क्या यह सब किसी सुपर पावर अर्थव्यवस्था की निशानियां हैं? क्या यह संकट के संकेत नहीं? रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। वित्त मंत्री कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सभी देशों की विकास दरों में कटौती की है, उसके बाद भी भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please. Sir, it is not just me, sir. No. A Bloomberg survey, which was done by economists, sir, has said that 0 probability of India slipping into recession. So it's not just me saying. There is 0 probability of India slipping into recession, even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. वित्त मंत्री कहती हैं कि ब्लूमबर्ग ने ऐसा कोई सर्वे किया है। 6 दिन पहले ब्लूमबर्ग बिजनेस न्यूज एजेंसी ने यह सर्वे किया था, जिसे कई अखबारों ने छापा भी। इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है कि सर्वे कैसे हुआ, उसका आधार क्या है, लेकिन उसके आधार पर कह दिया गया कि भारत में मंदी नहीं आएगी, नो चांस। उसी ब्लूमबर्ग में आर्थिक पत्रकार एंडी मुखर्जी ने लिखा है कि ठीक है कि भारत की टेक कंपनियों को अमेरिका से ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन जब उन देशों में मंदी की आंधी तेज होगी तब ऑर्डर भी कम होंगे और कम पैसे के ऑर्डर मिलेंगे। इससे भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा, जो अभी ही दिखाई देने लगा है। मगर वित्त मंत्री ने सिरे से ही खारिज कर दिया कि मंदी का चांस 0 है। क्या आप जानते हैं कि अमेजॉन कंपनी ने अमेरिका में 1 लाख लोगों को निकाला है नौकरी से? अमेजॉन ने अपने इतिहास में इतनी बड़ी छटनी कभी नहीं की। तो क्या इसका असर भारत की कंपनियों पर नहीं पड़ेगा? खुद वित्त मंत्री कहती हैं कि चीन में 4000 बैंक दिवालिया होने के कगार पर हैं। भारत का चीन से कारोबार बढ़ता जा रहा है, वहां की तबाही का क्या यहां बिल्कुल ही असर नहीं होगा? In India, the gross non-performing assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a 6-year low of 5.9% in FY22. So China, 4,000 odd banks are on the verge of going bankrupt and our NPAs are improving. भारत की वित्त मंत्री ने कहा कि चीन में 4000 बैंक दिवालिया होने के कगार पर हैं। किसी देश में 4000 बैंक कंगाल होने वाले हों तो आप समझ सकते हैं कि वहां किस तरह की तबाही आने वाली है, और ऐसा हुआ तो उसका असर केवल चीन तक ही सीमित रहेगा। आप जानते हैं कि भारत का चीन से कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 में $125 अरब तक का पहुंच गया था। 2022 में भी $100 अरब से अधिक रहने की उम्मीद है। चीन के 4000 बैंक डूबने के कगार पर हैं, निर्मला सीतारमण कहती हैं। जून के महीने में वहां खबर छपी थी कि चीन के 3 ग्रामीण बैंकों ने लाखों ग्राहकों का पैसा देना बंद कर दिया और ऊपर से बाउंसर बुलाकर, सेना बुलाकर उन्हें लात जूतों से पिटवाया है। उसी क्रम में खबरें छपी हैं कि 4000 ग्रामीण बैंक डूबने के कगार पर हैं। चाहे आप हजारीबाग के रहने वाले हो या हार्वर्ड में पढ़ने वाले छात्र हो, ऐसी खबरों को लेकर सतर्क रहा कीजिए। पैसे से पहले इसकी चिंता कीजिए कि आपके नागरिक अधिकार किस हद तक सुरक्षित हैं। ब्लूमबर्ग की उसी रिपोर्ट में है कि चीन और पाकिस्तान में मंदी आने के चांस 20%
और जापान में 25% है। क्या इनका भारत पर कोई भी असर नहीं होगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं कि पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। आंकड़ों से जो आधे पेट भूखा बैठा हुआ व्यक्ति को पेट नहीं भर सकता उसका। इस देश की जनता ने हमेशा यहाँ बजट के दौरान, आज नहीं पहले से भी, आंकड़ों के मकड़ जाल में ही जनता को फंसाया गया और वास्तविकता धरातल पर बिल्कुल डिफरेंट रही। ये सही है कि महंगाई तमाम कारणों से बढ़ती है, तो मैं अपने मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि ये तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है। उसका जस्टिफाई मत कीजिए कि दुनिया में ऐसा है इसलिए हिंदुस्तान में भी ऐसा है। जस्टिफाई करने का कोई औचित्य नहीं है। जब महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं गलती है अर्थव्यवस्थापन में, कहीं न कहीं गलती है। 31 दिसंबर 2014 को $1 का भाव 63 रुपए 33 पैसे था। इन दिनों 78 से लेकर 79 रुपए के बीच रहा करता है। 80 रुपए भी टच कर गया था। 2013 और 14 के दौरान आज के प्रधानमंत्री क्या क्या कहा करते थे आप जानते हैं। अब 80 रुपया पहुंच जाने पर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि रुपया कोलैप्स नहीं हुआ है। दूसरे देशों की तुलना में रुपया बेहतर लग सकता है, लेकिन क्या यह कहना उचित है, आर्थिक रूप से उचित है कि कोलैप्स नहीं हुआ है? आत्मविश्वास की हद है। कमाल का जवाब है और दौर भी शानदार है। वो कहते हैं, महंगाई के लिए जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले गरीब सूखी रोटी खाता था, लेकिन अब गरीब 2-2 सब्जी खाता है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। वाह क्या सीन है। आप मुझे बताइए, क्या गरीब सब्जी खाने का अधिकारी नहीं है? क्या गरीब को सब्जी खाने से भी कांग्रेस को पीड़ा होती है? क्या भाषण करते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? और ये किसी के गले उतरता है? तर्क गले उतरता है? क्या महंगाई का कारण गरीब है? ये महंगाई गरीब के कारण बढ़ रही है? अरे महंगाई इसलिए आई है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार की मानसिकता में गरीबाई पड़ी है। There is no collapse of the rupee. I'm just picking up on what the honorable member has said. The performance of the Indian rupee is much better than its own peers. And actually, if you compare Indian rupee versus other currencies, it's appreciating in its value. So there's no collapse. It is actually finding its natural course. जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विपक्ष में थे तो वो कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। आज रुपया 180 के पार हो गया है। सर, पुरानी सरकारों ने रुपये को सीनियर सिटीजन बनाया था, करंट सरकार ने 80 पार करके उसे मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया। राष्ट्र के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के सदस्य। उस समय उन्होंने कहा था कि रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले या विश्व की अन्य मुद्रा के मुकाबले गिरती है तो देश की साख गिरती। उस समय 55-60 आज 80 रुपए पर पहुंच गया, उसमें तो 50%। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने ये, मुख्यमंत्री जी और आपके प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि लगता है प्रधानमंत्री की उम्र के पास तो जो 2 सर्टिफिकेट हैं प्रधानमंत्री उसमें तो उनकी उम्र 75 के नीचे और ये 80 पहुंच गया है। इसके मतलब देश की साख खत्म हो गई, प्रधानमंत्री की साख खत्म हो गई। और ये भी उन्होंने कहा कि रुपया इसलिए गिरता है कि जब भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ता है। महंगाई, मंदी और रुपए की कमजोरी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ध्वस्त हो गई थी, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री कितनी आसानी से कह रहे हैं कि मंदी नहीं है, महंगाई नहीं है, दिखाई नहीं देती है और रुपया भी कोलैप्स नहीं हुआ है।
ऐसा लगता है कि जिस जनता से कह रहे हैं वो अब जनता ही नहीं है। क्या इस देश की जनता ने विपक्ष से और मीडिया से झूठ बोला कि बहुत महंगाई है, कमाई नहीं है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है कि अब उससे कुछ भी कहा जा सकता है, उससे कुछ भी मनवाया जा सकता है? आप ब्रेक ले लीजिए। जबलपुर के निजी अस्पताल में आग लग गई, 8 लोग झुलसकर मर गए जो वहां इलाज कराने गए थे। इसके बाद से बिना संसाधन के संचालित हो रहे अस्पतालों में आग लगने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। कमला नेहरू अस्पताल में विगत दिनों जो पीडियाट्रिक वार्ड में, एसएनसीयू वार्ड में जो घटना हुई थी, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन एसीएस हेल्थ को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ, गृह मंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, मैं स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर भी उस बैठक में उपस्थित थे। उस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट के बाद, जैसा पहले दिन कहा गया था, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। पहले भी ये बात सुनिश्चित थी कि फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में सुनिश्चितता के साथ लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि उसका समीक्षा अब कलेक्टर स्तर पर अगले 10 दिन के अंदर होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐलान 8 महीने पहले किया था। जबलपुर का न्यू लाइफ अस्पताल जो 8 जाने लील गया, उसमें फायर ऑडिट तो छोड़िए, हमारी तफ्तीश में पता लगा है कि अस्पताल के संचालकों ने लाइसेंस के लिए सीएमएचओ को जो आवेदन दिया, उसमें बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र की जगह प्राइवेट लेआउट लगा दिया, जिसमें साफ था कि आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, फिर भी पंजीयन दे दिया गया। अस्पताल में किसी भी आपातकालीन निकास का कोई प्रावधान नहीं था, न ही उचित अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन प्रणाली। आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित 3.6 मीटर साइड स्पेस न होने पर भी मंजूरी मिली, जो कि मध्य प्रदेश उपचार गृह व रुजोपचार नियम 1997, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का उल्लंघन है। बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में न होने पर भी यस लिख दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1956 के तहत सीसी आवश्यक है। जबलपुर में छोटे बड़े लगभग 150 अस्पताल हैं। पिछले 3 सालों में 45 नए अस्पताल खुले हैं। जबलपुर में इन अनियमितताओं के खिलाफ जनहित याचिका लगी, लेकिन सरकार ने महीनों से कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट से यही आग्रह किया है कि इन अनफिट बिल्डिंगों को उपयुक्त बता करके इनको पंजीयन जारी करने वाले और पंजीयन की अनुशंसा करने वाले सभी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके अलावा ऐसे समस्त अस्पतालों को तत्काल इनका पंजीयन निरस्त किया जाना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वही ट्रांसफार्मर है जो ठीक उस गेट के सामने रखा है जहां से आना और जाना एक ही तरफ से हुआ करता था। इस जनरेटर में आग लग जाने के बाद लोगों ने जब अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की तो चूंकि दरवाज़ा एक ही था और गेट पर ट्रांसफार्मर रखा था जिसपे धू कर आग लग गई थी और ठीक इसके पीछे मेडिकल स्टोर्स है। मेडिकल स्टोर्स में अनेक ज्वलनशील पदार्थ थे जिसके कारण लोग निकल नहीं पाए, धुआं अंदर बढ़ता गया और लगातार लोगों ने निकलने का प्रयास किया और वो निकल नहीं पाए और 8 लोग की तो तुरंत मृत्यु हो गई, पर अभी भी कई लोग जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को सारी एनओसी दे दी गई थी। जनवरी 2021 में इस अस्पताल का पंजीयन किया गया था
कोविड के दौरान जब अस्पतालों की बड़ी शॉर्टेज थी और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे उनने पूरा किया था, इस आधार पर इनकी प्राथमिक अनुमति दी गई थी और इनके पास अन्य जो दस्तावेज जैसे फायर एनओसी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भवन अनुज्ञा, ये सभी थी। जून 2021 में जो नया नर्सिंग होम एक्ट आया था, जिसमें कंपलसरी सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाना था, उसमें भी हमारे 2 चिकित्सकों की टीम के द्वारा इनका निरीक्षण किया गया था और उनने उसको उपयुक्त पाया गया था, इसीलिए इसका पंजीयन जारी था। अस्पताल में लगी आग के मामले में मालिकों पर केस दर्ज हो गया है, मैनेजर गिरफ्तार हो गया। 8 महीने बाद सरकार को याद आ रहा है कि ऑडिट का ऑडिट करना है। इन चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक मैनेजर है, इनके मैनेजर का नाम राम सोनी है, उनका भी नाम है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर एनओसी की इनकी तारीख एक्सपायर हो गई थी, इन्होंने निगम से प्राप्त नहीं की थी। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। हमारी तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं, हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स और उसके सभी तरह के सर्टिफिकेशन लेकर ही अस्पताल का संचालन हो सकता है। यदि उसमें कोई कमी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। पिछले साल जून में हमने अपनी तफ्तीश में बताया था कि कैसे कोरोना काल में मध्य प्रदेश में हर नियम को ताक पर रखकर अस्पताल खोले गए। 2-2 कमरों में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस, एक डॉक्टरों के नाम 8 से 10 अस्पतालों में, वो भी बतौर रेसिडेंट डॉक्टर दर्ज हो गए, वो भी अलग अलग शहरों में। तभी सरकार ने मान्यता निरस्त करने की बात कही, लेकिन सच खुद धधक कर बाहर आ गया। एक पुराना गीत है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मुझे क्यों ये याद आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अस्पतालों में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की कमी, जो शव है वो साइकिल, रिक्शे, ठेले पर ले जाने की तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 2019 में केंद्र सरकार ने हर राज्य को कहा था कि वो फायर एंड सेफ्टी सर्विस एक्ट लागू करे। हाई कोर्ट से लेकर मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगा दी, लेकिन अभी तक वो यहाँ लागू नहीं हुई है। सब कुछ म्युनिसिपल एक्ट में ही समाहित है। ऐसे में चाहे डिविजनल कमिश्नर जांच करे, चाहे कोई और, लेकिन इन अस्पतालों, इनके संचालकों का होगा क्या, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मुझे गीत याद आया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।